आज अपन स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट 3 आपके सीएमए मॉड्यूल का। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अपन बेसिकली ये 5 टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले अपन मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्शन का मतलब क्या है। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अपन एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन के साथ। आ गए अपन मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल में लेता हूं शुगर प्लस मैदा, व्हाइट फ्लोर जिसे अपन कहते हैं। तो शुगर और मैदा मेरे लिए रॉ मटेरियल है और इनको मैं प्रोसेस करके बनाता हूं बिस्किट। तो ये जो बिस्किट हुआ ये मेरे लिए क्या हुआ? फिनिश गुड्स हुआ। तो प्रोडक्शन का जनरली मतलब तो यही होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स को बनाना, गुड्स को क्रिएट करना एक पर्पज से, कौन से पर्पज से? कि उसको मार्केट में सेल कर देंगे, तब जाके वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि इन इकोनॉमिक्स अपन देखेंगे तो मेकिंग ऑफ गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो एक बार रीड करते हैं अपन प्रोडक्शन को। जनरली प्रोडक्शन मीन्स ए प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग ऑफ द गुड्स और क्रिएशन ऑफ द गुड्स, चाहे वो मटेरियल गुड्स हो या इमटेरियल गुड्स हो, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो अपन ने एक बार इसको रीड भी कर लिया है, तब इसको समराइज करते हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाना, आप चाहे बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, ये सब प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक पर्पस होना चाहिए कि आपको इसको मार्केट में सेल करना है, तब जाके ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। नाउ अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हर वो फैक्टर, हर वो इनपुट जो हमें काम आएगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो हर वो फैक्टर या हर वो इनपुट जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। इन इकोनॉमिक्स अपन देखें तो टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर्स है लैंड, भाई लैंड का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन करते हैं। देन है लेबर, लेबर का इस्तेमाल करते हैं आप, लेबर आवर्स का इस्तेमाल करते हैं आप, एम्प्लॉयज का इस्तेमाल करते हैं आप, उसके बदले वो लोग वर्क करते हैं और आपके गुड्स ये सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल का यहाँ पे मतलब है पैसों से, तो पैसों का तो रिक्वायरमेंट रहता ही है गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। एंड फाइनली है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेज कैसे होंगे? मैनेज करने के लिए तो दिमाग की जरूरत है, मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो जो यहाँ पर्सन मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट स्किल्स शो करता है, वो आती है हमारी चौथी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। नाउ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स मिलके जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अभी लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले आपको वेजेस या फिर सैलरी देना पड़ता है, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। भाई किसी से पैसा उधार में लोगे तो उसके बदले इंटरेस्ट तो चुकाओगे ही ना। एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदले मैनेजर या फिर जो ओनर रहता है वो क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। तो जो ओनर रहता है वो यहाँ पे लेगा आपसे प्रॉफिट। तो ये 4 चीजें आएंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इन्हें हर वो चीज
जो प्रोडक्शन करने में मदद करती है वो आ जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए मुझे जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसे अपन कहते हैं फैक्टर प्राइजेस। यानी लैंड के बदले मैं रेंट दूंगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स यानी कि ओनर जो है लेता है हमसे प्रॉफिट। तो ये अपन ने डिस्कस किया कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। पहले आप लोग इसको पॉज करके ये सारी बातें उतार दो एंड देन अपन चलेंगे इसके कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज पे, यानी कि एक एक चीज को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होते हैं, देन उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन लैंड का मीनिंग। तो जो सॉइल होता है एंड सरफेस ऑफ अर्थ होता है, यानी मिट्टी और धरती, ये दोनों ही क्या कहलाती है, लैंड कहलाती है। लेकिन एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, लैंड का मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज से है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट हो, जंगल हो, पानी हो, क्लाइमेट हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें ही लैंड में आएगी। यानी मैं इन शॉर्ट ऐसा कह सकता हूं कि जो धरती है वो, फिर सॉइल है वो, यानी जो मिट्टी है वो, प्लस जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें धरती से मिलते हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, लैंड कहलाएंगे। तो लैंड जो है सप्लाई करता है फूड लोगों को, स्पेस प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, और रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्री के लिए। तो ये चीजें जो है वो हमें लैंड प्रोवाइड करता है। सो लैंड क्या है, लैंड यानी कि धरती सिर्फ मत समझ लेना, धरती प्लस उसमें मिलने वाली सॉइल प्लस ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ये सब मिलके क्या बनते हैं, लैंड बनते हैं। यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है सब के सब लैंड के अंदर आएंगे अगर अपन लैंड एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो। इन नॉर्मल वर्ड्स लैंड सिर्फ धरती ही कहलाती है, लेकिन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब धरती भी है, उसकी सॉइल भी है, एंड उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है। तो चलिए ये पढ़ लिया अपन ने लैंड। एक बार आप लोग अब लैंड का मीनिंग जो है वो रीड करो, एंड ये सॉइल प्लस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इसको आप लिख लो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज लैंड के क्या पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं। पेक्यूलियर यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है लैंड के, वो अपन इस पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग लिख लो, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। सो अब पढ़ते हैं अपन लैंड के पेक्यूलियर फीचर्स यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला फीचर दिया हुआ है गिफ्ट ऑफ नेचर। अब लैंड नो डाउट गिफ्ट ऑफ नेचर ही है। एक लैंड में कितनी फर्टिलिटी रहेगी, क्या वहां पे डिपॉजिट्स रहेंगे, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगी, ये सब गिफ्ट ऑफ नेचर ही तो है। अभी कुछ लैंड जो है वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए काफी अच्छी रहती है, जबकि कुछ लैंड जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग लैंड के नेचर, ये सब जो है गिफ्ट ऑफ नेचर के अंदर ही आते हैं। जैसे अपन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड, वहां पे अगर आप देखोगे तो आसाम हो गया या दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे जो है टी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। कारण कि वहां की जो लैंड है वो टी प्रोडक्शन को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, प्लस वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन टी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अब नो डाउट टी जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी ज्यादा फार्मर्स को फायदा दिलवाता है, प्रॉफिट दिलवाता है। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। तो ऑब्वियसली इंडिया तो चाहेगी ही ना कि टी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, बल्कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में टी का प्रोडक्शन हो। बट चाहने से कुछ नहीं होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंड की फर्टिलिटी, ये सब भी सपोर्ट करनी चाहिए, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एरिया साइड में करती है। तो दैट्स वाई कि टी की प्रोडक्शन जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादा है। तो लैंड जो है वो एक गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको कोई भी
इंसान बना नहीं सकता है। आर्टिफिशियली लैंड अपन क्रिएट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड इन सप्लाई, यानी लैंड जो है वो लिमिटेड है। जैसे कि मैंने बोला, लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, लैंड जितनी अवेलेबल है बाय नेचर उतना ही है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री रिमेन्स द सेम। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है किसी भी कंट्री का, जितना लैंड का पार्ट है वो सेम ही रहता है, वो चेंज थोड़ी होता है। अब ना लैंड पैदा की जा सकती है, ना लैंड को नष्ट किया जा सकता है। ये भी याद रखेंगे कि लैंड को अपन नष्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। यानी आप लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहो तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। हाँ, आप उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ रिसोर्सेस है, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, और कुछ वाइल्ड स्पीशीज, ये सब जो है हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे आफ्टर सम टाइम। तो मैंने कहा लैंड यानी कि सिर्फ सरफेस नहीं होता है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेस को भी अपन लैंड कहते हैं, यदि लैंड को एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप देखते हैं तो। और ये सब कैसे हैं? लिमिटेड इन सप्लाई है, तो ये काफी लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इनफैक्ट इसके एक्सेसिव यूज से इसको खत्म भी किया जा सकता है, यानी ऑयल, गैस, कोल, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म किया जा सकता है, और इनको समय लगता है रिन्यू होने में। नेक्स्ट फैक्टर में चलते हैं अपन, इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल फैक्टर का मतलब होता है लैंड मोबाइल नेचर का नहीं है। मोबाइल का मतलब है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव हो सके। हर वो चीज जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव हो सकती है उसे अपन मोबाइल कहते हैं, और हर वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती है उसे अपन इमोबाइल कहते हैं। तो जैसे कि अपने को पता ही है कि लैंड को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर। अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मुंबई की जो लैंड है उसको दिल्ली में ले आते हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाउएवर ओनरशिप जो है लैंड की वो ट्रांसफर की जा सकती है, प्लस एक लैंड में क्रॉप का प्रोडक्शन भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब है कि मान लेते हैं 1 एकड़ लैंड है आपके पास, तो आप यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन भी कर सकते हो, एंड देन आप इस पे राइस का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। यानी लैंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी ओनरशिप जरूर शिफ्ट हो सकती है, यानी उसके मालिक को बदला जा सकता है। एंड सेकेंड ये चीज है कि क्रॉप का प्रोडक्शन शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कभी कोई क्रॉप पैदा कर रहे हो, कभी दूसरा क्रॉप पैदा कर रहे हो। वैसे ज्यादातर फार्मर्स तो ऐसा करते भी हैं। पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप की प्रोडक्शन होती है सेम लैंड में, ऐसा हमारे फार्मर्स करते हैं। तो यही चीज लिखी हुई है कि लैंड को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके ओनरशिप को प्लस क्रॉप के प्रोडक्शन को आप शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अब अपन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो जो चीज मैं ऐसे उतारते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, वैसा वैसा आप भी उतार दिया करो। ये सब शॉर्ट समरी आपको बाद में काम आएगी जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो जैसे जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी उतार देना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप ये सारी बातों को लिख लिया करो। सो पढ़ते हैं अपन डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जानने से पहले हमें कुछ बेसिक वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है डिमिनिशिंग रिटर्न वाला पॉइंट समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो है वेरिएबल फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं आउटपुट के साथ। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब जितना ज्यादा आपको आउटपुट बनाना है उतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है उतना ज्यादा आपको लेबर रिक्वायर्ड रहेंगे।
तो इस टाइप के फैक्टर को अपन कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल नाम बता रहा है जो आउटपुट के साथ वेरी करे यानी जो आउटपुट के साथ जो चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर भी मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर मुझे आउटपुट कम चाहिए तो मुझे वेरिएबल फैक्टर भी कम रिक्वायर्ड रहेंगे। और अगर मैं आउटपुट बनाने ही नहीं चाहता हूं, अगर मेरा आउटपुट 0 है तो वेरिएबल फैक्टर भी वहां पे मेरे को 0 लगेगा। इस टाइप के फैक्टर को अपन बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर। ये सारे नोट्स आपको भी उतार देने हैं, तो पहले एक बार समझ लो फिर पॉज करके उतार देना। फिक्स्ड फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो वेरी नहीं करते हैं आउटपुट के साथ, वेरी यानी जो चेंज नहीं होते हैं आउटपुट के साथ। मान लेते जो आपकी फैक्ट्री का प्रेमिसेस है, जो लैंड है, जो मशीन है, अब वो हो जाएगी आपकी फिक्स्ड फैक्टर। देखो अब आउटपुट आप बनाओ 1, 2, 0 या 1000, जितना चाहे आप आउटपुट बनाओ, आपका जो फिक्स फैक्टर है दैट इज लैंड वो तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे फैक्टर जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते, 0 आउटपुट बनाओ, 10 आउटपुट बनाओ, 1000 आउटपुट बनाओ, ये वेरी नहीं करेंगे, ये फिक्स इन नेचर है, तभी तो इसका नाम क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। तो हमने जाना वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जो आउटपुट के साथ चेंज करते हैं, वेरी होते हैं, एंड फिक्स्ड फैक्टर जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं होते। देन आता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, टीपी। टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए एक फर्म के द्वारा एक गिवन टाइम पीरियड में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ इसको आपको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन की ओर अपन बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं 10 लेबर है, 10 लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्ट बनाया 60 यूनिट्स। 10 लेबर मिलके काम किए और टोटल प्रोडक्ट बनाया 60 यूनिट्स। फिर हमने एक और लेबर रख लिया, तो अब 11 लेबर मिलके काम कर रहे हैं। 11 लेबर मिलके काम किए और टोटल प्रोडक्ट बनाया इन्होंने 67 यूनिट्स। 10 लोगों ने मिलके 60 बनाया था, 11 लोगों ने मिलके 67 बनाया। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 11वें लेबर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की है, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे 67 माइनस 60 इक्वल टू 7। दैट इज 11वें लेबर के आने से 7 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा बनी है। इसे अपन कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकाला मैंने, मेरे को निकालना था MP11 यानी कि माइनर प्रोडक्ट ऑफ 11th लेबर, यानी 11वें लेबर ने आके कितना काम किया और कितने यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस किए। तो मैंने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, TP11 माइनस TP10 दैट इज 67 माइनस 60 इक्वल टू 7। यही माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है, MPN, N यहाँ पे 11 था, इक्वल टू TPN, TP 11 माइनस TPN माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो फॉर्मूला क्या बन गया, TP11 माइनस TP10। किसका, MP11 का। मान लेते हैं मुझे निकालना होता है MP5, तो मैं कैसे निकालता हूं उसको, TP5 माइनस TP4। मान लेते हैं मुझे निकालना था MP7, तो मैं कैसे निकालता हूं उसको, TP7 माइनस TP6। इस प्रकार से आप मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो जो मैंने लिखा है वो सब आप लोग भी उतार लीजिए। ये सारी बातें अपन समझ चुके हैं। अब ये सारी बातें समझने के बाद ही अब हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न आराम से समझ सकते हैं। तो एक बार जल्दी से उसको उतार दो, फिर अपन बढ़ते। सो अपन समझते हैं कि MP का फॉल होना किसे कहते हैं, यानी हम कब कह सकते हैं कि MP फॉल हो रहा है। तो देखो TP10 हमारा था 60, इसी वाले एग्जांपल को अपन आगे बढ़ाते हैं। सो TP11 हुआ हमारा क्या, 67। मैंने पूछा MP11 क्या है, तो आपने बोला 67 माइनस 60 दैट इज 7। ओके, फिर हमने देखा TP12 क्या था, यानी 12 लेबर मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 72। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 12वें लेबर ने एडिशनल प्रोडक्शन कितना किया, तो आप क्या करेंगे, 72 माइनस 67 दैट इज 5। देन TP13 दिया हुआ है, यानी 13 लेबर मिलके कितना काम किए हैं, तो टोटल प्रोडक्शन उन्होंने किया 75, 75।
मैं बोलूंगा आपसे MP13 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? TP13 माइनस TP12 दैट इज 75 माइनस 72 इक्वल टू 3। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि MP पहले 7 था, फिर एक और लेबर के आने से MP5 हो गया, फिर और लेबर आने से MP3 हो गया। यानी जैसे जैसे लेबर ऐड होते जा रहे हैं टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन स्पीड जो है टोटल प्रोडक्शन की बढ़ने की वो कम होते जा रही है। यानी कि हर नया लेबर जो है वो उतना ज्यादा ऐड नहीं कर रहा है पिछले वाले के मुकाबले। तो इसी को बोलते हैं एमपी का फॉल होना, यानी एमपी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये बात आप उतार दो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एमपी की अपन ने डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, तो उसको भी आपने एक बार रीड कर लेना है। मैं भी आपके लिए रीड कर देता हूं। इट रिफर्स टू एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जैसे ही आप एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हो, उससे जो एडिशनल टोटल प्रोडक्ट मिलता है उसी को अपन एमपी कहते हैं। खैर अब अपन ने इतने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए कि अब डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद हो गई होगी। सो अब एक बार आप जो एग्जाम्पल मैंने लिखाया एमपी फॉल होना है किसे कहते हैं वो भी आप लिख लो। ये सब काम आएगा डिमिनिशिंग रिटर्न को समझने में। सो आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हमने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझ पाए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाते हो फिक्स फैक्टर के साथ, वैसे वैसे माइनर प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर का कम होने लगता है, वो माइनर प्रोडक्ट गिरता ही है। That is, it states that when more and more units of variable factor, that is labor, are employed with fixed factor, that is land, then marginal product of variable factor must fall. और अपन समझ चुके हैं कि माइनर प्रोडक्ट का गिरना क्या होता है। फिर भी ये एग्जांपल दिया हूं मैं, उससे समझते हैं। ये फिक्स फैक्टर है हमारा, मान लेते हैं लैंड दी हुई है 1 एकड़, तो यहाँ 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ लिख दिए अपन। देन वेरिएबल फैक्टर लिखे अपन ने, मान लेते हैं अपन ने वेरिएबल फैक्टर लिया है लेबर, तो पहले एक लेबर, फिर दूसरा लेबर, फिर तीसरा लेबर। तो एक लेबर ने टोटल मेहनत करके टोटल प्रोडक्ट बनाया है 12 प्रोडक्ट। जब 2 लेबर हो गए तो 22 प्रोडक्ट बना पाए टोटल, और जब 3 लेबर हो गए तो 30 प्रोडक्ट बनाए। मैं पूछता हूं आपसे माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? तो पहले लेबर ने कितना बनाया? 12, दूसरे ने कितना बनाया? 22 माइनस 12 दैट इज 10, और तीसरे ने कितना बनाया? 30 माइनस 22 दैट इज 8। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जा रहे हैं फिक्स फैक्टर के साथ, वैसे वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल होते जा रहा है। यही मतलब होता है डिमिनिशिंग रिटर्न का। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। टोटल प्रोडक्ट तो बड़ा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड कम होते जा रही है। डेट इज पहला लेबर 12 बना रहा है, तो दूसरा 10 और तीसरा 8। तो इसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नाउ इसको आप लिख लो, एंड देन अपन चलते हैं हमारे पॉइंट में कि वो पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा था। वैसे अपन सब कुछ समझ चुके हैं जो भी पॉइंट में दिया हो, तो एक बार अपन अब पॉइंट को रीड करेंगे। सो अपन पढ़ रहे थे लैंड के फीचर्स, और उसमें लिखा हुआ है डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये भी वही चीज कहना चाहता है कि लैंड जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न प्रोवाइड करता है। दैट इज जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाओगे लैंड में, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस होते जाएगा। इंक्रीज्ड यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ वेरिएबल फैक्टर की जगह दिया है कैपिटल एंड लेबर ऑन एनी क्वांटिटी ऑफ लैंड, लैंड यानी कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर, वुड गिव अस डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि माइनर प्रोडक्शन क्या होगा? कम होते जाएगा। यानी जैसे जैसे आप लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाओगे लैंड में, तो धीरे धीरे एट लास्ट आप पाओगे कि टोटल प्रोडक्ट की स्पीड जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको टोटल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ दिखे, वो भी उससे बहुत अच्छी स्पीड में, लेकिन देन आप पाएंगे कि माइनर प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होगा और वो फॉल होगा ही होगा। यही चीज कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न, कि लैंड में आप
जितना मर्जी चाहे कैपिटल और लेबर यूज कर ले, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट आज नहीं तो कल रिड्यूस होगा ही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, लैंड डिफोर्स इन फर्टिलिटी। अब ये तो हमको पता ही है, 2 लैंड अगर मैं आपके सामने रख देता हूं, ये 1 एकड़ लैंड है और ये दूसरा 1 एकड़ लैंड है, तो दोनों लैंड की फर्टिलिटी जो है वो अलग अलग होगी। दैट्स वाई दोनों में आउटपुट जो है हमें अलग अलग मिलेगा। अगर दोनों में प्रोडक्शन करता हूं तो हो सकता है यहाँ पे 100 kg वीट प्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 70 kg ही वीट प्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग ही है। इवन लैंड, एक ही लैंड के अलग अलग प्लॉट में भी आपको अलग अलग फर्टिलिटी देखने मिल सकती है। तो यही चीज लिखी हुई है, लैंड डिफोर्स इन फर्टिलिटी। तो चलो इसको रीड कर लो और इसी के साथ हमारा लैंड के कंप्लीट फीचर और आज की पहली क्लास होती है समाप्त। देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे पढ़ेंगे और फीचर्स जानेंगे, दूसरे फैक्टर। सो अब अपन पढ़ते हैं लेबर। पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम पूरा जान चुके हैं अपनी क्लास नंबर 1 में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले क्लास 1 को देख लो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें अपन लैंड और लैंड के फीचर्स पढ़ चुके हैं। सेकेंड है लेबर। तो अब लेबर के बारे में अपन बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो लेबर का मतलब जनरली अपन सोचते हैं फिजिकल लेबर, यानी जो आप फिजिकली जो वर्कआउट करते हैं, जो भी काम करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को अपन लेबर कहते हैं। बट जबकि इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब फिजिकल वर्क तो है ही, साथ साथ में मेंटल सर्विसेज भी है। यानी यदि आप प्रोडक्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी कि दिमाग दौड़ा रहे हो, वो दोनों ही चीज लेबर पे आएगी। यानी अगर कोई लेबर है और वो सामान उठा रहा है, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, मशीन में डाल रहा है और उससे फाइनल गुड्स बना रहा है, तो वो लेबर है, डेफिनेटली है। लेकिन यदि कोई मैनेजर दिमाग दौड़ा रहा है, नए प्लान्स एंड आइडियाज बना रहा है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो भी एक टाइप का लेबर ही है। तो इस बात को याद रखना, लेबर का मतलब दोनों चीज होता है, दैट इज फिजिकल वर्क प्लस मेंटल सर्विसेज, दोनों के दोनों ही लेबर में आते हैं। अब जस्ट फॉर ए इंफॉर्मेशन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मार्क्स जो है वो लेबर को ही सिर्फ सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझते थे। लेकिन विथ टाइम इकोनॉमिक्स जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा डिफाइंड हुआ है और लोगों को पता चला है कि टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। यानी कि सिर्फ लेबर को अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, इसके साथ साथ लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी होते हैं। नाउ अपन डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ लेबर। भाई लेबर के फीचर्स क्या है, उसके पहले आप एक बार इसको पॉज करके रीड करो। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतनी ज्यादा लैंग्वेज में आपका कमांड आते जाएगा। तो आप इसको पॉज करके रीड करो, देन अपन चलते हैं फीचर्स ऑफ लेबर पे। तो लेबर के कुछ पेक्यूलियर फीचर्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर है लैंड इज इनसेपरेबल, सॉरी लेबर इज इनसेपरेबल। सो लेबर जो है वो इनसेपरेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप एग्जांपल से ऐसे समझो कि मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए है, तो उस 10,000 रुपए को और आपको, मान लेते हैं आप है मिस्टर एक्स, इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन आप मान लेते हैं लेबर है और आप जो है वो टास्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर से आपके लेबर आवर्स को अलग किया जा सकता है? आंसर इज नो। यानी जो पर्सन लेबर प्रोवाइड कर रहा है, एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको और उस इंसान को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी लेबर को उसके काम से अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि आपके पास मान लेते हैं लैंड है, तो लैंड को और मिस्टर एक्स को अलग अलग किया जा सकता है, पैसों को और मिस्टर एक्स को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स के एफर्ट्स को, लेबर को अलग अलग किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। दैट्स वाई यहां लिखा हुआ है लेबर इज इनसेपरेबल। यानी लेबर को और
लेबर के वर्क को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, but in the case of other factors, that is land and capital, are separate from landlord and capitalist। यानी लैंडलॉर्ड को लैंड से अलग किया जा सकता है, लैंड के मालिक को लैंड से अलग किया जा सकता है, पैसों के ओनर को पैसों से अलग किया जा सकता है, बट लेबर को कभी लेबरर से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी एफर्ट्स को कभी उसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता है। सेकेंड आता है लेबर इज पेरिशेबल, यानी लेबर जो है वो पेरिशेबल नेचर का है। अभी पेरिशेबल मतलब क्या है? पेरिशेबल का मतलब है जो नष्ट हो सकता है, जो नष्ट हो जाता है अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो। यानी अगर कोई वर्कर एक दिन काम नहीं करता है तो उस दिन का जो उसका लेबर है वो तो फिर लॉस ही हो गया। क्या कभी ऐसा सुना है कि आज मुझे काम नहीं मिला तो मैंने लेबर आवर्स पुट करके आ गए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं, अब कभी मुझे काम मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक साथ उसको पूरे लेबर आवर्स दे दूंगा। मान लेते हैं आपने 100 आवर्स डिपॉजिट करके रख दिए हैं, फिर जैसे आपको काम मिला आप ये 100 आवर्स उसको डिपॉजिट करके आ गए, उसको दे के आ जाए। इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लेबर यदि किसी दिन काम नहीं करता है तो वो उस दिन का काम उसका नष्ट हो गया है। लेबर के आवर्स को, लेबर के वर्क को कभी प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है, जबकि मनी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप मनी प्रिजर्व करके रख दिया और जब आपको इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, बट लेबर आवर्स को आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो। If a worker does not find work on a particular day, the labor is lost for that day. Like other factors of production, labor cannot be preserved. यह moral of the story ये है कि अगर एक दिन वर्कर को काम नहीं मिले तो उसका काम का जो लेबर है वो उस दिन का लॉस्ट हो जाएगा। अनलाइक अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, लेकिन लेबर को आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर हमने हमारे पिछले चैप्टर में ऑलरेडी समझा हुआ है। दैट इज लेबर जो है ज्यादा एफर्ट प्रोवाइड करते हैं जब उनकी वेजेस लो रहती है, या अपन ऐसा कह सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तक लेबर आवर्स इंक्रीज होते रहते हैं जैसे जैसे उनकी वेजेस इंक्रीज होते जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप किसी लेबर की वेजेस इंक्रीज करोगे तो वो ज्यादा एफर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो ज्यादा आलस करने लग जाएगा, ज्यादा लेजर करने लग जाएगा। एंड दैट्स व्हाई लेबर का सप्लाई कर्व कैसा रहता है? बैकवर्ड बेंडिंग रहता है। बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि एक टाइम तक वो बढ़ेगा जैसे जैसे उसकी वेजेस बढ़ेगी और फिर वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर वेज तक उसके जो लेबर आवर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन बियॉन्ड दैट यदि आप उसकी वेजेस बढ़ा देते हो तो वो उल्टा आलस करने लग जाएगा। अब ऑब्वियसली 100% लेबर के साथ ये बात ट्रू नहीं होती है। जब भी ऐसी बात लिखी रहती है तो वो लिखी रहती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी ऐसे बहुत सारे केसेस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है। तो आओ इसको रीड कर लेते हैं। लेबरर्स ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस। व्हेन वेजेस राइज बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल दे प्रिफर टू एंजॉय लेजर एंड सप्लाई लेस लेबर। इट इज ऑब्जर्व्ड that supply curve of labor is backward bending at higher wages। इसी से MCQ भी पूछता है, इसको मार्क कर देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो MCQ ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, कुछ भी इससे पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा याद रखेंगे कि सप्लाई कर्व ऑफ लेबर जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग का होता है, यानी एक पर्टिकुलर वेजेस तक जैसे जैसे वेज बढ़ेगी लेबर आवर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर वेज को कमाने के बाद यदि आप उसके वेजेस इंक्रीज करते हो तो उसके मन में लालच नहीं है, अब वो लेजर करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाई सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज ऑलवेज बैकवर्ड बेंडिंग। ये वैसे अपन लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैंने आपको उस समय सप्लाई कर्व भी बनवा के दिखाया था लेबर का, वैसे यहां पे भी अपन इसको समझ लिए। सो ये LH मतलब लेबर आवर्स है एंड वेजेस है। एक्स एक्सिस में हमने लिया लेबर आवर्स, वाई एक्सिस में लिया हमने वेजेस। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो।
सो नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में जो मैं लिखते जाता हूं उसको आप लोग भी पॉज करके लिखते जाया करो, ये आपको बाद में रिवाइज करते वक्त काम आएगा। बुक के बगल में ही लिख लिया करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वीक बार्गेनिंग पावर। नाउ ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। क्यों है ये डिबेटेबल पॉइंट, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेबर के पास बार्गेनिंग पावर कम रहता है क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का है, यानी एक दिन अगर लेबर को काम नहीं मिला तो उसका काम जो है नष्ट हो जाएगा, यानी वो कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा। प्लस लेबर की सप्लाई जो है वो ज्यादा है, और किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो बार्गेनिंग पावर उसकी कम रहती है, यानी लेबर जो है ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी सप्लाई भी ज्यादा है, एंड प्लस ये पेरिशेबल चीज है। बट यहां पे 21st सेंचुरी में ये बात पलट चुकी है। ऐसी काफी सारी जगह है जहां लेबर की कमी हो गई है। नाउ लेबर को अच्छा खासा प्राइस दिया जाता है पर डे वर्क करने का या पर मंथ वर्क करने का। तो वीक बार्गेनिंग पावर पहले हुआ करती थी, लेकिन नाउ बहुत सारी जगह जहां लेबर की कमी है वहां पे लेबर का बार्गेनिंग पावर भी हाई हो चुका है। डेट इज वो अपने काम का ज्यादा पैसा मांग सकता है प्रोड्यूसर से। तो ये चीज अब चेंज हो गई है, बट हमारी बुक में अभी पुराना वाला ही दिया हुआ है तो अपन इसको लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं। लेबर हैज लेस बार्गेनिंग पावर एज इट इज अ पेरिशेबल थिंग। इन द सेम वे द ट्रेड यूनियंस आर नॉट स्ट्रेंथेंड सो दे कैन नॉट फाइट फॉर बेटर वेजेस, यानी आप बेटर वेज चार्ज नहीं कर सकते हो। बट अगेन मैंने आपको बताया ये एक डिबेटेबल पॉइंट है क्योंकि अब मौसम बदल चुका है, हाल बदल चुके हैं। नाउ प्रोड्यूसर को ज्यादा जरूरत रहती है लेबर की, लेबर ये बात समझ चुके हैं, एंड सप्लाई ऑफ लेबर भी बहुत सारी जगह कम हुआ है, जिसके कारण जो है लेबर का बार्गेनिंग पावर अब इंक्रीज हो चुका है। लास्ट फीचर पढ़ते हैं अपन, डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अगर मैं आपको बोलता हूं दो लेबर है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों पूरी मेहनत से एफर्ट लगा के काम कर रहे हैं, दोनों ने काम किया 8 आवर्स, दोनों ने काम कितना किया है 8 आवर्स किया है। मिस्टर ए ने प्रोड्यूस किया 8 घंटे में 20 प्रोडक्ट, एंड मिस्टर बी ने 8 घंटा काम करके प्रोड्यूस किया है 30 प्रोडक्ट। मैंने दोनों के काम को देखा, दोनों बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। मैंने दोनों के आवर्स को देखा तो दोनों ने एक्चुअल में सेम आवर्स वर्क भी किया है। देन एक 20 प्रोडक्ट बनाया है, दूसरा 30 प्रोडक्ट, क्यों, वाई? तो आप बोलोगे सर मिस्टर ए थोड़ा कम कैपेबल होगा और मिस्टर बी थोड़ा ज्यादा कैपेबल होगा। मिस्टर बी के पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मिस्टर बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी कम समय के अंदर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे पा रहा है मिस्टर बी मिस्टर ए की जगह, जबकि दोनों ईमानदार है, दोनों सेम आवर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है और दूसरा जो है वो थोड़ा कम एफिशिएंट है। ऐसा हम स्टूडेंट में भी देखते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो 2 घंटा पढ़ के चैप्टर खत्म कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को वही चैप्टर को पढ़ने में 4 से 5 घंटा लगता है। वैसे ही ये सिमिलर केस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेबर का एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होता है। सारे लेबर सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, कुछ की रहेगी कम। सम लेबरर्स हैव मोर एफिशिएंसी एंड सम लेबरर्स हैव लेस एफिशिएंसी। तो ये बात तो होती ही है दोनों में। तो इस प्रकार अपन ने कंप्लीट लेबर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं। आओ एक बार इसको रिव्यू करते हैं। सो रिव्यू कर रहे हैं अपन, स्टार्ट। तो व्हाट डू मीन बाय लेबर? क्या लेबर सिर्फ फिजिकल सर्विसेज होता है? आंसर इज नो। इन इकोनॉमिक्स फिजिकल प्लस मेटा सर्विसेज दोनों को अपन लेबर कहेंगे। नेक्स्ट, सो फीचर्स ऑफ लेबर में अपन पढ़ा लेबर एंड लेबरर को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, लेबर पेरिशेबल है, यानी कि लेबर का आप स्टॉक बना के नहीं रख सकते हो। यदि किसी दिन आपने काम नहीं किया तो उस दिन का लेबर वेस्ट हो गया। सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर कैसा रहता है? बैकवर्ड बेंडिंग शेप का रहता है। देन वीक बार्गेनिंग पावर, यानी लेबर जो है एक पेरिशेबल चीज है, प्लस इनका सप्लाई भी ज्यादा है, दैट्स वाई इनका वीक बार्गेनिंग पावर होता है। एंड फाइनली दिया हुआ है डिफर इन एफिशिएंसी, यानी कि एक लेबर और दूसरे लेबर में एफिशिएंसी में अंतर देखा जाता है। एक ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, दूसरा कम एफिशिएंट हो सकता है। सो अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल। अभी मैंने अपने आप को हटा दिया है, फेस को हटा दिया ताकि आप पूरा फोकस कर सको इस बुक पे।
तो कैपिटल को अपन बहुत आराम से समझते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है उसका मतलब एक एक जानते हैं। सो कैपिटल नॉर्मल सेंस में तो मनी को ही बोलते हैं, भाई मनी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी, बट इन एक्चुअल इसका मतलब ये नहीं है। वो पैसा जो इस्तेमाल किया जाता है मशीनरी या टूल्स या रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, उन पैसों को अपन कैपिटल बोलेंगे। यानी सारे पैसों को हम कैपिटल नहीं बोलते, आंसर इज नो। मैंने क्या बोला, मनी यदि इस्तेमाल किए हो परचेस ऑफ मशीनरी में, टूल्स में, जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी को ही अपन कहेंगे कैपिटल। यानी अगर पैसों से मैं मशीन खरीदता हूं, टूल्स खरीदता हूं, रॉ मटेरियल्स खरीदता हूं, तो वो पैसा जो है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो ये मतलब होता है कैपिटल का। कैपिटल का मेन उद्देश्य क्या होता है, कैपिटल का मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्टिविटी करना, प्रोडक्शन करना, यही तो मेन उद्देश्य होता है कैपिटल का। तो मनी अलोन जो है वो कैपिटल नहीं है। मनी यदि यूज किया जाता है मशीन्स को परचेस करने के लिए, टूल्स को परचेस करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के लिए, या कोई भी चीज या इनपुट परचेस करने के लिए जिसके द्वारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं कैपिटल। तो आओ इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन द ऑर्डिनरी सेंस कैपिटल मीन्स मनी फॉर एन इंडिविजुअल और ए फर्म। Money is a form of capital when it is used to purchase machinery, tools, raw material, etc. Ultimately, it is these man-made goods, that is machinery, tools, etc., that help in production of goods. These are vital in raising productivity in different sector. तो हमने देखा मनी जो इस्तेमाल किया जाता है मशीन को परचेस करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के लिए, ताकि उसके द्वारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए हर सेक्टर्स की, उसी को अपन कहते हैं कैपिटल। नाउ अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ कैपिटल। तो ये वाला पॉइंट जो अपन ने लिखा है इसको आप उतार लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपन फंक्शंस की ओर। सो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स। भाई कैपिटल मैंने बताया वो पैसा जिसके द्वारा आप मशीन या टूल्स को परचेस करते हैं। तो अगर टूल्स और मशीन रहेंगे तो ही तो प्रोडक्शन हो पाएगा। टूल्स एंड मशीनरी अच्छे रहेंगे तो लेबर के पास भी ज्यादा एफिशिएंट होने का मौका रहेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही चीज लिखी हुई है, कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन दैट असिस्ट द लेबरर्स इन वर्किंग एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। अ लेबरर बैक्ड बाय द बेटर टूल्स एंड मशीन विल बी मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि कैपिटल ही है जो हमें टूल्स और मशीन प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम बेहतर आउटपुट एंड बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर। ये वैसे अपन ने फर्स्ट पॉइंट में समझ चुका है। क्या ये बात ये ऐसी है कि जितना ज्यादा कैपिटल आप प्रोवाइड करोगे, जितनी ज्यादा मशीन टूल्स आप प्रोवाइड करोगे, उतने ज्यादा लेबरर जो है वो एफिशिएंट बन सकते हैं। ज्यादा मशीन, ज्यादा टूल्स लेबर को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है एंड ओवरऑल प्रोडक्शन भी उनका बढ़ता है। एक ऐसे लेबर है मान लेते हैं जिसके पास मशीन नहीं है, वो सारे काम हाथों से ही कर रहा है, एंड दूसरा एक ऐसा पर्सन है लेबर 2 है जिसके पास बहुत सारी मशीनें हैं, हर वो मशीन और टूल्स है जिसके द्वारा काम को तेजी से किया जा सकता है। तो लेबर 2 जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा लेबर 1 के मुकाबले। अब मान लेते हैं लेबर 1 को बोला गया है कि दीवार में छेदा करना है, तो वो हथौड़ी लेके तोड़े जा रहा है। क्या वो ज्यादा अच्छा छेदा कर पाएगा दीवार पे, या लेबर 2 जिसको हमने ड्रिलिंग मशीन ही दे दी है? तो बताओ अब कम समय के अंदर दीवार में ज्यादा परफेक्शनिस्ट होके कौन होल कर सकता है? तो आंसर इज लेबर 2। क्यों? क्योंकि उसके पास बेहतर मशीन है, बेहतर टूल्स है। इसके पास हथौड़ी है तो दूसरे वाले के पास क्या है? ड्रिलिंग मशीन है। दैट्स वाई मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि लेबर के पास बेहतर टूल, बेहतर मशीन होगी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो कम समय के अंदर बहुत ज्यादा वर्क कर सकता है। चलिए तो एक बार रीड कर लेते हैं। कैपिटल इंप्रूव्स पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर, दिस इन टर्न इंक्रीजेस द ओवरऑल प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल। अभी बहुत ही ज्यादा सिंपल पॉइंट है भाई, कैपिटल के द्वारा ही टूल्स और मशीन परचेस किए जाते हैं, कैपिटल के द्वारा ही रॉ मटेरियल परचेस की जाती है। जैसे टूल्स और मशीनरी इंपॉर्टेंट है
प्रोडक्शन करने के लिए, वैसे ही रॉ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो कैपिटल की मदद से ही रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंटिन्यूस बेसिस में प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रोडक्शन में कोई भी बाधा नहीं आए। दस कैपिटल जो है वो हमें सप्लाई करता है रॉ मटेरियल जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन कर पाते हैं विदाउट एनी रुकावट। तो कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कंटिन्यूस बेसिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शन, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ये पॉइंट आपको गौर से समझना पड़ेगा। जितने ज्यादा टूल्स और मशीनरी होंगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है किसी भी पर्सन के लिए। अब लोगों के पास अच्छे टूल्स होंगे, अच्छी मशीनरी होंगी तो उनको ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा बेहतर से उन लोग काम कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे, तो उतना ज्यादा उनको काम भी मिलेगा, डेट इज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगी। बट यहां पे एक बट आ गया। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज अपन देख रहे हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो लेबर के वर्क को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे रही हैं, यानी कि मशीन जो है वो लेबर को रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेबर का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो रहा है ज्यादा बेहतर मशीन के द्वारा। तो दोनों ही पॉइंट है, अच्छे टूल्स अच्छे मशीन रहेंगे तो आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो एंड ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपके लिए प्रोवाइड हो सकती है, ज्यादा काम आपको दिया जा सकता है। बट ऑन दी अदर साइड अपन अगर देखें तो मॉडर्न प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है, कुछ ऐसी ऐसी मशीनें आ गई मार्केट में जिसके द्वारा लेबर के वर्क को पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अच्छी मशीन है तो मान लेते हैं पहले आपको लगते थे 50 लेबर, अब अच्छी मशीन आपने परचेस कर ली है तो आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 20 लेबर की रिक्वायरमेंट हो और 30 लेबर की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्योंकि उसका काम कौन कर दे रहा है, मशीन कर दे रही है। तो इस प्रकार से मशीन जो है वो लेबर की एम्प्लॉयमेंट खा दे रही है। मशीन आ जाने से लेबर का एम्प्लॉयमेंट उल्टा कम हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अभी देखो रोडवेज, रेलवे, शिप्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड में पहुंचाने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूं फिनिश गुड्स को मार्केट में पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया या फिर शिप्स के द्वारा। तो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड शिप्स हेल्प ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि रोडवेज, रेलवे, शिप्स ये भी एक टाइप का क्या है, कैपिटल ही है और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। सो रोडवेज, रेलवे एंड बेहतर शिप की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक हिसाब का कैपिटल ही है। कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोडवे, रेलवेज एंड शिप्स प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कैपिटल ही है जो बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। अभी देखो किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यदि पेमेंट करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, आता है लेबर, आता है कैपिटल, आता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स आते हैं। इनको यदि आपको पेमेंट करना है, लैंड के बदले आप क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर के बदले आप वेजेस या सैलरी देते हैं, कैपिटल के बदले आप इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदले आप प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इन्हें कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट इन्हीं को कहा जाता है या इसी को फैक्टर प्राइसेस भी बोल सकते हैं। तो इन फैक्टर पेमेंट को करने के लिए आपको चाहिए पैसा, और वो कौन प्रोवाइड करता है, वही तो होता है कैपिटल। Thus, capital in the form of money is useful for the payment of advance wages to the laborers even before the goods are sold in the market। यानी यदि आपको फैक्टर पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और ये कैपिटल ही है जो गुड्स अभी बिका भी नहीं है उसके पहले ही आप लेबर को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, उसको वेज प्रोवाइड कर रहे हो, लैंड के बदले रेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो। भले आपका गुड्स बिका है या नहीं बिका है उसके बाद भी आप क्या प्रोवाइड कर पा रहे हो, फैक्टर पेमेंट दे पा रहे हो। और ये जो फैक्टर पेमेंट देते हो वो इन द फॉर्म ऑफ मनी देते हो, और ये जो फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी दिया आपने, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, कैपिटल कह रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाले फीचर्स खत्म होते हैं। तो इस प्रकार कैपिटल को अपन ने एकदम ज्यादा डिटेल में समझ चुका है। आज के लेक्चर में अपन इतने ही पढ़ाएंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर एंड उसके स्किल्स को और जानेंगे कि उसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर देखो वो पर्सन है जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेके आ रहा है। बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वही एंटरप्रेन्योर है। तो सारे प्रोडक्शन को जो ऑर्गेनाइज करता है उस पर्सन को अपन क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एक हिसाब से अपन ऐसा कह भी सकते हैं कि जो ह्यूमन लेबर है वो एंटरप्रेन्योर है। यानी कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो एफर्ट लगाता है, जो काम करता है, जो ऊपर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपन ने पढ़े हैं, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इन सबको ऑर्गेनाइज करके लेके आना, ये सब का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। दैट्स वाई इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपन एंटरप्रेन्योर स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। ना अपन देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन, एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस को इनिशिएट करता है। देखो एंटरप्रेन्योर मैंने बता दिया, बिजनेस को स्टार्ट करना, जितने भी प्राइमरी वर्क रहते हैं जैसे लाइसेंस लेना, लैंड लेना, कितने लेबर रखेंगे उसको अपॉइंट करना, प्रोडक्शन स्टार्ट करते तक सारी चीजें जो है कौन संभालता है? एंटरप्रेन्योर ही तो संभालता है। भाई देखो लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इन सब चीजों को लेके आना, इसको ठीक तरीके से मैनेज करना, कितनी चीजें कौन सी लगेंगी ये सब डिसाइड करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस आइडियाज लगाना, ये सब कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करते। तो इसको रीड करते हैं अपन। एंटरप्रेन्योर हैज टू इनिशिएट द बिजनेस by mobilizing other factors or the primary work to start the business will be undertaken by him। यानी सारे फैक्टर्स को मैनेज करके लेके आता है और जितने भी प्राइमरी वर्क रहते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले तक वो सब एंटरप्रेन्योर ही करता है। सेकेंड वन इज डिसीजन मेकिंग। अब जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं बिजनेस से रिगार्डिंग वो सब एंटरप्रेन्योर ही लेता है। जैसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, किस साइज में प्रोड्यूस किए जाएंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्या प्राइस होगा उस गुड्स का, किस प्रकार से हम मार्केटिंग करेंगे यानी उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ये सारी चीजें जो है ये एक एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है। दैट्स वाई फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है चूजिंग द टेक्नोलॉजी। चूजिंग द टेक्नोलॉजी, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें, कौन से मेथड में अपन जो है प्रोडक्शन करें, क्या अपन लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करें यानी ज्यादा लेबर कम मशीन, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करें दैट इज ज्यादा मशीन से काम करेंगे और कम लेबर से। ये चीज जो है डिसाइड करता है, टेक्नोलॉजी चुनता है, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो करेक्ट प्रपोर्शन में टेक्नोलॉजी का चूज करता है जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट में अचीव हो पाए। भाई देखो आउटपुट बनाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? आउटपुट मैक्सिमम बनाना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो जिससे आप एफिशिएंट भी रहो, इफेक्टिव भी रहो, यानी मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाओ, एंड सेकेंड क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर पाओ, एंड थर्ड आप जो है टाइमली प्रोडक्शन भी कर पाओ। तो दैट्स वाई टेक्नोलॉजी चूज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। तो कौन टाइप की टेक्नोलॉजी आप चूज करते हैं अपने बिजनेस से जो सूट करे वो डिसाइड करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। जितना इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा उतने ज्यादा उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे। नए नए मेथड जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिजनेस में, नई टेक्निक, नए प्रोडक्ट, ये सब ऐड करते रहना चाहिए। बिजनेस जितना ज्यादा इनोवेटिव होगा, प्रोडक्ट जितने ज्यादा नए लगेंगे, उतने ज्यादा उसके बिकने के चांसेस होते हैं। आप देखते होगे अगर कोई बंदा इनोवेटिव नहीं है, कोई कंपनी इनोवेटिव नहीं है, तो वो पिछड़ जाती है। आप मोबाइल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल देखो, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, Xiaomi, इन लोग रेगुलर टर्म्स में क्या करते रहते हैं? अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई इनोवेशन लाते रहते हैं। आप देख लेंगे वन प्लस के फोन जो है कितने नए नए यूनिक टाइप के प्रोडक्ट निकाल रहा है। वन प्लस वाला कैमरे बढ़ाते जा रहा है, पहले एक कैमरा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब तो क्वाड कोर कैमरा आ रहे हैं। पहले 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 36 मेगापिक्सल, अब तो देखो 108 मेगापिक्सल तक पहुंच गई है कहानी।
देन इसके अलावा भी प्रोसेसर चेंज करते रहते हैं, कभी लुक चेंज करते रहते हैं, कभी कर्व मॉडल दे देते हैं, कभी आपका जो है डिजाइन चेंज करते रहते हैं प्रोडक्ट का। ये सारी चीजें आती है इनोवेशन में। और इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा बिक पा रहे हैं। आपकी चार्जिंग की देखो टेक्निक कितनी चेंज हो गई है, फास्ट चार्जर आ गए, फास्ट चार्जर, वूक चार्जर आ गए, वूक चार्जर का अब तो 65 वोल्ट का चार्जर आ गया है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर आपका मोबाइल चार्ज करके दे देंगे। ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन ही तो है। क्या ये सब इनोवेशन कंपनी को फायदा दिला रहे हैं? एब्सोल्युटली यस, बहुत ज्यादा फायदा दिला रहे हैं। आप इनकी सेल देखो, इवन अभी कोरोना आ गया है, कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है, उसके बाद भी मोबाइल की सेल अच्छी खासी है। ये है पावर इनोवेशन का। सो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। देन नेक्स्ट है पे द रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर्स। भाई देखो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल क्या फोकट में आए हैं? आंसर इज नो। इनका फैक्टर पेमेंट आपको करना पड़ता है। लैंड के बदले रेंट दोगे, लेबर के बदले आप वेजेस दोगे, कैपिटल के बदले आप इंटरेस्ट दोगे, तो ये पैसा आपको देना पड़ता है। कौन देता है ये पैसा? ये पैसा एंटरप्रेन्योर ही तो देता है। एंटरप्रेन्योर हैज टू पे द रिवॉर्ड्स टू अदर फैक्टर्स। He has to bear the responsibility either for the profit or loss in the production। और उसके बाद यदि आपके बिजनेस में प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये कंप्लीटली किसका रहेगा? एंटरप्रेन्योर का रहेगा। ये कंप्लीटली किसके हाथ में जाता है? एंटरप्रेन्योर के हाथ में जाता है। भाई एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो रिस्क बेयर कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर वही पर्सन है जो प्रॉफिट भी उठाता है। एंटरप्रेन्योरशिप करने से एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। बिजनेस खुद का चलाना एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है यदि आपका बिजनेस हिट हो जाए तो, और ये आपको जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। नाउ ये कैसे करता है? जब आपके प्रोडक्ट जो है कुछ चेंज लेके आ पाए पूरी इकोनॉमी में, जब आपके प्रोडक्ट जो है आपको प्रॉफिट भी दिलाए, तो रिवॉर्ड टू अदर फैक्टर्स तो देता ही है, यानी कि अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा, दैट इज फैक्टर पेमेंट, तो देता ही है एंटरप्रेन्योर। और साथ ही अगर प्रोडक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसका हकदार भी एंटरप्रेन्योर होता है, यानी रिवॉर्ड देता भी है इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड वेजेस, और दूसरी तरफ रिवॉर्ड लेता भी है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ये अपन ने पढ़ा एंटरप्रेन्योर का कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज। सो अब मैं अपने आप को हटा दिया हूं और आपके लिए लेके आए हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ताकि आप पूरी फोकस से सुन सको, समझ सको। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन, डेट इज यहाँ पे आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो आउटपुट पूरी तरह डिपेंड होता है इनपुट पे। आउटपुट पूरी तरह किस पे डिपेंड होता है? इनपुट पे डिपेंड होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि ये हमें बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी कि एक गिवन टेक्नोलॉजी में, एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एक अवेलेबल टेक्नोलॉजी में का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कैसा रहेगा? यदि मैं इसको सिंबॉलिकली लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा प्रोडक्शन, डेट इज आउटपुट, ये लिखा हुआ है QX। QX यानी कि मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X प्रोड्यूस्ड, इक्वल टू अभी A को इग्नोर करेंगे, पहले F समझते हैं। F यानी कि फंक्शनल रिलेशन, यानी ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो जाहिर सी बात है इनपुट पे डिपेंड होगा। F1, F2, F3, F4, Fn तक ये सब क्या है? ये सारे फैक्टर इनपुट है। ये सारे ही क्या है? फैक्टर इनपुट है। तो QX यानी कि कमोडिटी X की क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की, और F1 यानी कि F1, F2, F3 यानी कि फैक्टर इनपुट। तो लेबर, कैपिटल ये सब किधर आएंगे? ये सब फैक्टर इनपुट है, ये सब इधर आएंगे। और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई वो किधर आएगी? वो इधर आएगी, QX में आएगी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X। अब मैंने बोला एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको पता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है।
मशीनें भी चेंज होती रहती है। अगर किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो आपका प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है। तो ए जो है, ए और कुछ नहीं बल्कि एफिशिएंसी पैरामीटर है, जो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आया है। यदि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो वैल्यू ऑफ ए भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करती है और आप खराब टेक्नोलॉजी गलती से चुन लेते हैं तो ए का वैल्यू भी गिर जाएगा। 10 अगर टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो ए बेटर हो जाएगा, और ए जो है हायर अमाउंट हो जाएगा, जिसके कारण जो है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस विथ सेम अमाउंट ऑफ इनपुट ज्यादा हो जाएगी। यानी मान लेते हैं मैंने पहले पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था, उसमें मैं 10 kg इनपुट्स डालता था, 10 kg का रॉ मटेरियल डालता था, तो उसमें मैं बना पाता था 100 प्रोडक्ट्स। अब मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, पर क्या मैंने इनपुट बढ़ाया? नहीं, इनपुट मैंने नहीं बढ़ाया, मेरी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। यानी अब गिवन इनपुट में मैं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता हूं, यानी कि अब 10 kg में ही मेरा आउटपुट हो गया मान लेते 120 प्रोडक्ट। तो ये क्या है? मेरा आउटपुट है। ये क्या है? मेरा इनपुट है। क्या इनपुट में कोई चेंज आया? आंसर इज नो। तो क्या चेंज हुआ? टेक्नोलॉजी, जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको समराइज करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा थ्योरेटिकल नॉलेज है जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब इसको सिंबॉलिकली मैं लिख सकता हूं इस प्रकार, QX इक्वल टू A इंटू F, और F के बाद ब्रैकेट में F1, F2, F3 एंड Fn। QX यानी कि कमोडिटी ऑफ X प्रोड्यूस्ड, A यानी कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एफिशिएंसी पैरामीटर है। ये तभी चेंज होगा जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी। कई जगह तो प्रोडक्शन फंक्शन में ये A दिया भी नहीं रहता है, आपको नॉर्मली बस ऐसे ही लिखना पड़ता है। F यानी कि फंक्शनल रिलेशन, यानी ये जो आउटपुट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है इनपुट पे। भाई जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। इनपुट ही तो डिसाइड करेंगे कैसे आउटपुट प्रोड्यूस होता है, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिसाइड करती है। लेकिन अभी अपन टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेते हैं, हटा देते हैं। तो अब आउटपुट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड किस पे होगा? इनपुट पे होगा। तो वो अपन ने लिख दिए। अब F1 की जगह आप लेबर लिख सकते हो, F2 की जगह आप कैपिटल लिख सकते हो, जो भी आप इनपुट लिखना चाहे वो आप लिख सकते हो। F3 की जगह आप जो है रॉ मटेरियल लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअल में है क्या। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो अगर किसी बुक में ऐसा भी दिया हो या कभी ऐसा आपको देखने मिल जाए F1, F2, F3 से लेके Fn तक, ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, बस इसमें A नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मान ली है, यानी एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का इसने क्या लिख दिया है? प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया है। यानी प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसे भी लिखा है तो भी करेक्ट है। ए तो सिर्फ हमें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बताता है, एफिशिएंसी पैरामीटर ही हमारा। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे भी लिख देता है तो भी वो करेक्ट है। बस वहां मान लेना, क्या मानोगे आप? कि टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के भी टाइप है क्या? हाँ, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। एक शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें मतलब समझना पड़ेगा कि ये शॉर्ट पीरियड क्या होता है और ये लॉन्ग पीरियड क्या होता है। सो अपन समझते हैं किसी भी बिजनेस के लिए शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा इकोनॉमिक्स में कि आपका आधा साल जो है शॉर्ट पीरियड है या 1.5 साल जो है शॉर्ट पीरियड है या 2 साल जो है ये शॉर्ट पीरियड है। इसको अपन शॉर्ट पीरियड नहीं कहेंगे। इन एक्चुअल मैं बताता हूं,
हाँ, ओवरऑल इंसान ऐसा कह सकता है कि 1 साल तक जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, 1 साल के बाद जो है वो लॉन्ग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नॉर्मल आसान भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन जो है अपन समझते हैं। देखो, आपको मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस बता चुका हूं कि 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर होता है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ वेरी करे, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, यानी जितना ज्यादा आउटपुट बनाना चाहोगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल आपको लगेगा। दूसरा होता है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, जो आउटपुट के साथ फिक्स रहता है, यानी आप 0 आउटपुट बनाओगे तो भी उतना कॉस्ट लगेगा, 100 आउटपुट बनाओगे तो भी उतना ही कॉस्ट लगेगा। जैसे कि हमारी मशीन, एक बार आपने परचेस कर दी, मशीन में खर्चा हो चुका है, अब आप प्रोडक्शन करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर हम तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर पहले ही समझ चुके हैं, यहां पे इसका रोल क्या है? यहां पे इसका रोल ये है कि तब तक का पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब सुनना, तब तक का पीरियड जब तक आप अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, तब तक का पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है बिजनेस के लिए। यानी कि ये मान लेते हैं फिक्स फैक्टर है मेरे पास मशीन। अब मशीन तो बहुत महंगी आती है, यूं ही तो मैं दोबारा परचेस नहीं कर सकता ना। तो जब तक मैं नई मशीन नहीं ला सकता, जब तक मैं अपनी मशीन को चेंज नहीं कर सकता, तब तक का पीरियड मेरे लिए क्या होगा? शॉर्ट पीरियड होगा। तब तक का कंप्लीट पीरियड मेरे लिए क्या है? शॉर्ट पीरियड है। मान लेते हैं मेरा बिजनेस है एग्जाम्पल, और मैंने जो है वो 5 साल तक मशीन चेंज नहीं की, तो 5 साल मेरे लिए शॉर्ट पीरियड होगा क्या सर? हाँ, 5 साल तक फिर वो आपके लिए क्या रहेगा? शॉर्ट पीरियड रहेगा। इसीलिए शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। तो आप तो समझ गए ना कि जब तक आप अपना फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते हो, तब तक का पीरियड आपके लिए क्या होगा? शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। और जब आप अपनी मशीनें चेंज कर सकते हो, जब आप फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में अंतर ना करो, यानी कि आप दोनों ही चेंज कर सकते हो, दोनों ही जब तक आपके लिए क्या ना हो जाए? वेरिएबल ना हो जाए। तो जैसे ही फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में आपने फर्क करना बंद कर दिया है, यानी आप दोनों के दोनों ही चेंज कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो अपनी एक मशीन परचेस की ऐसी 10 और कर सकते हैं, वो पीरियड क्या कहलाएगा आपके लिए? लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लॉन्ग पीरियड में फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं। तो ये हमने समझा शॉर्ट पीरियड क्या होता है और लॉन्ग पीरियड क्या होता है। सो नाउ अब इसी से रिलेट करेंगे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप डेफिनेशन लिख देना कि जब तक मैं फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता हूं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके ही अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं, तो वो मेरे लिए शॉर्ट पीरियड है। और जब मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकता हूं, यानी दोनों ही मेरे लिए एक हिसाब से वेरिएबल फैक्टर हो गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैं जब दोनों का चेंज कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए क्या होगा? लॉन्ग पीरियड होगा। तो आओ पढ़ते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इसलिए इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर समझाने के लिए, पर अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, देखो प्रोडक्शन फंक्शन का तो वही मीनिंग है, क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, यानी पे लेकिन आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हो बताओ? क्या मैं फिक्स फैक्टर चेंज कर सकता हूं? आंसर इज नो। पर मैं क्या वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकता हूं? यस। तो जब तक आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, और उस चीज को अगर हम एक सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करें, तो वो हमारे लिए क्या होगा? शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होगा। आओ एक बार इसको रीड कर लेते हैं। It shows the relationship between production and factors of production in short period. In the short period, all factors may not be available. So the factors of production in the short period can be divided into 2 types, fixed factor and variable factor. Fixed factor which are not available in the short period, they can be kept as constant. So they are called fixed factor. यहाँ पे बोल रहा है कि fixed factor वो है जो अभी अवेलेबल नहीं है, या अपन ऐसा कह सकते हैं जो अपन अभी परचेस नहीं कर सकते हैं, जो भी अपन चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या है? फिक्स फैक्टर है। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गया। सेकेंड है वेरिएबल फैक्टर, द फैक्टर्स विच आर अवेलेबल टू चेंज द आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, दे कैन बी चेंज, सो दे आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जा रहा है। यानी कि शॉर्ट पीरियड में आप अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, फिक्स फैक्टर को चेंज करके नहीं।
तो इसी को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ना लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, अभी जो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा ना, सेम टू सेम है लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। बस यहाँ पे दो बातें आप याद रखना, शॉर्ट पीरियड की जगह लॉन्ग पीरियड लिखोगे, और दूसरा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कोई भी अंतर नहीं रहता है, तो दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे। यानी कि इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग पीरियड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये वाला पॉइंट। Classification and fixed variable factor is related to only short period, but in long period all factors are variable factors। यानी जो मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम लिखा हुआ है कि लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हर फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो आउटपुट को बढ़ाने या घटाने के लिए। दैट्स वाई हर फैक्टर क्या होगा आपके लिए, वेरिएबल होगा। अब जो ये लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, करेक्ट। अब शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन यानी जो एक्सप्लेन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप अपना इनपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा। किस प्रकार से बढ़ेगा, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कौन बताएगा, तो वो हमें बताएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कौन बताएगा वो हमें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में आपने बोला कि इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन शो करता है लॉन्ग पीरियड में। इसका एनालिसिस, इसको इन डेप्थ नॉलेज में कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा कि कैसे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों को चेंज करके आउटपुट बढ़ता है और किस स्पीड में बढ़ता है, कैसा बढ़ता है, ये सब चीज कौन एक्सप्लेन करेगा, तो ये एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि कैसे मैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आउटपुट अपना इंक्रीज करता हूं, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे को सिखाएगा। एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज कैसे मैं अपने फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं, ये चीज हमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताएगा। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। जो भी मैंने नोट्स लिखे थे उसको पॉज करके आप लोग भी लिख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात जो मैंने लिखी है अभी आपके सामने जो दिख रही है उसको भी आप अच्छे से उतार लेना। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।